राइट। एक चीज ध्यान रखना, मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, सो अगर मैं आपको कुछ डिक्टेट करूं तो प्लीज नोट इट डाउन देयर, ठीक है। सो चैप्टर 7 के अंदर अब हम टुवर्ड्स द एंड है एसएम के, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर, राइट। एंड यहाँ पर अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने रह गए जो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलता है। और एक आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा किसका, entrepreneur एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। इसके ऊपर आपको एक काफी बार क्वेश्चन मिलता है, तो यू मे गेट अ शॉर्ट नोट और यू मे गेट अ डिस्टिंग्विश बिटवीन। काफी हद तक चांसेस है कि आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन ही मिले ऑन्टरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर के बीच में। सो ऑन्टरप्रेन्योर ये वर्ड आपको काफी ज्यादा कॉमन आज की डेट में सुनने को मिलता है स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑन्टरप्रेन्योर बनते हैं, ठीक है। और एमबीए ज्यादातर जो निकलते हैं वो ऑन्टरप्रेन्योर बनते हैं। कई बार आप सुनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न ऑन्टरप्रेन्योर, करेक्ट। सो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ऑन्टरप्रेन्योरशिप का, उसमें क्या रहता है, आप क्या करते हो, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहीं पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या। आपको लगता है हाँ यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और आप वहां पर फिर उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हो, आप वहां पर इन्वेस्ट करते हो, यू टेक द रिस्क एंड यू क्रिएट वैल्यू फॉर दैट। सो एंटरप्रेन्योर के अंदर हमेशा क्या रहेगा, आप ट्रेडिशनल जो काम चल रहा है उसी में आप कंटिन्यू नहीं करते हो। लेकिन लेट्स से अगर आज मुझे कोई राशन की दुकान खोलनी है, ठीक है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्योर वनीला बिजनेस, बिकॉज वो ऑलरेडी सेट है। लेकिन हाँ, आज इसमें अगर मैं कुछ क्रिएटिव लेकर आता हूँ, लेट्स से ई कॉमर्स को आप क्या बोलोगे, इट वाज अ एंटरप्रेन्योरशिप प्लान, राइट। जियो मार्ट को आप आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर नहीं बोलोगे, बिकॉज जियो मार्ट इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पार्ट। बट जब भी बिग बास्केट ने फर्स्ट शुरू किया था, उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलोगे। स्विगी एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, राइट। जोमैटो एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, फेसबुक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, टिकटॉक, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। सो इस तरह से करके आप जब भी कुछ नया शुरू करोगे, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे आता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हाट, इट इज द अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू, ओके। इन एंटरप्रेन्योरशिप यू क्रिएट वैल्यू, एंड आप वैल्यू कैसे करते हो, थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, करेक्ट। तो जो भी आपके पास यहाँ पर जहां पर भी आपको लगता है कि इस जगह पे हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और वी कैन कैपिटलाइज, सो यहाँ पर वही वाला चीज आ जाता है, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द अटेम्प्ट टू क्रिएट वैल्यू थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देन ऑब्वियस सा बात है, जब आप कोई नए एरियाज में बिजनेस के लिए जाओगे तो अगेन वहां पर रिस्क रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो यहाँ पर आपके पास एक रिस्क रहता है, अपॉर्चुनिटी तो है बट उसके साथ रिस्क भी है। बट आप इस रिस्क को क्या करते हो, मैनेज करते हो थ्रू फाइनेंशियल्स, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्सेस, इन सब को करके, एंड देन यू क्रिएट अ एंटरप्राइज, सारा एक बिजनेस को शुरू करते हो। सो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बिजनेस आइडिया, ठीक है। आपको एक बिजनेस आइडिया जो रहता है वो भी आपके दिमाग में आप लेकर आते हो, क्रिएशन ऑफ द बिजनेस आइडिया, फ्यूजन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। तो बेसिकली आप बिजनेस, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हो, फिर उसको कैपिटलाइज करते हो। जैसे आप देखो अर्बन क्लैप, ठीक है, अर्बन क्लैप इज अगेन अ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क। आप देखो अर्बन क्लैप शुरू में कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, कि हम सिर्फ लिस्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर आप क्योंकि मैंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लगभग उसी टाइम पर लिया था 2016 में, तो अर्बन क्लैप का एक बार मेरे को भी आता कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा दो। अब आप देखो अर्बन क्लैप धीरे धीरे करके बिजनेसेस कैसे बना, सेम गोज फॉर जोमैटो ऑल्सो। पहले जोमैटो एक ऐसा ऐप था कि आप किसी भी होटल का मेन्यू चेक कर सकते हो, वहां पे उसका आपको नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, दैट्स इट। फिर धीरे धीरे को जोमेटो में यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो यू क्रिएट द बिजनेस, यू आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट। आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको कैपिटलाइज करते हो। एंड द पर्सन हु परसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द आइडिया इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। आप बताओ, दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट जब करते हो, सो एंटरप्रेन्योर इज व्हाट, ही इज एन इंडिविजुअल हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। सो काफी हद तक आप जैसे बोलोगे कंपनी में जैसे प्रमोटर होता है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर एक होता है, ही इज द प्रमोटर ऑफ दैट स्टार्टअप। वो एक यहाँ पर क्या करता है, ही स्टार्ट्स अ न्यू वेंचर, correct, he conceives the idea and he starts the new venture, he takes all the types of risk which is there, and बाद में again अगर जो आपका वेंचर है वो हिट हो गया, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम गेन यहाँ पर रहता है। सो एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज ऑलवेज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन दैट। आप देखो मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को ही कॉपी कर पेस्ट करके काम चला रहा हूं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हो,
right? Then entrepreneur is the one who recognizes and utilizes the opportunity, right? आप अगर मुकेश अंबानी को हमेशा सुनो तो मुकेश अंबानी हमेशा एक ही बात बोलते हैं, आई डोंट डू बिजनेस, आई प्रोवाइड सॉल्यूशंस, आई ऑलवेज प्रोवाइड सोल्यूशंस। तो ऑन्टरप्रेन्योरशिप सोल्यूशंस मतलब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर ढूंढते। तो उनको एक बार किसी ने पूछा भी था, देन हाउ डू यू फाइंड आउट, आपके पास ये आइडिया आता कहां से कि आपको ऐसे करना है? देन यू नो इफ यू हैव सीन द एंटायर मीम दैट हैड हैपेंड कि ईशा अंबानी ने कंप्लेन किया था कि इंटरनेट स्पीड यहाँ पर अच्छा नहीं है, एंड दैट्स हाउ जियो स्टार्टेड, करेक्ट? सो ये एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो रहता है। मुकेश अंबानी ऑलवेज सेज दैट there are so many problems in the country, in the market, correct, in the world. You just have to provide solutions in the affordable rates. If you can do that, you will be, you can also be a Mukesh Ambani. क्योंकि आई थिंक एक कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन था, व्हाट इट टेक्स टू बी मुकेश अंबानी और हाउ डू यू फाइंड आउट द बिजनेस आइडियाज। तो वो एक ही बात बोलते थे दैट वट एवर द अपॉर्चुनिटीज, जो प्रॉब्लम्स है उसका आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो, यू विल गेट दैट। सो ये आपके पास रहा। देन आप देखो, ही अरेंजेस एंड कोऑर्डिनेट्स रिसोर्सेस, द 5 M's विच आर देयर। ये फेस करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को, ठीक? ये वो है जो कंपनी को एस्टैब्लिश करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के अंदर, ये जूम इन गलत हो गया, it's difficult for me today to manage this, 1 minute. Yeah, so he's the one who starts the company, ye dekho, he's the one who establishes the startup company, correct, and adds value to the products and services. He's the one who takes the services and responsible for the profit and losses. तो ये तो एक नॉर्मल जैसे बिजनेस आपका रहता है उस तरह से वर्कआउट हो गया, बट अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है, न्यू अपॉर्चुनिटी, he is the one who faces the risk and uncertainty. He also includes she in this case, right? Okay, यहाँ पर बताया हुआ है, नीता अंबानी हैव टोल्ड आई हैव हेडेक, मुकेश अंबानी इन्वेस्टेड इन नेटमेट्स। राइट, एक और मीम बन गया यहाँ पे। ये तो उसके ऊपर भी मीम बना था ना जब अनंत अंबानी की शादी हुई थी, अनंत नहीं, आकाश अंबानी की जब शादी हो गई थी और इन्होंने हैमलीज को टेक ओवर किया था, तो यही बताया था, बोला हमें अब दादा दादी बनना है, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो हैमलीज को टेक ओवर कर लिया, राइट? बट एनीवे, सो नेटमेट्स इज अगेन व्हाट, इट्स अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि आपको मेडिसिन घर पे वहां पे मिल जाएगा। सो यू जस्ट फाइंड दी सॉल्यूशंस देयर, करेक्ट? तो ये आपका होता है एंटरप्रेन्योर। इसी के साथ आपका एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। ना इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? इंट्राप्रेन्योर इज अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है, बट ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। इंट्राप्रेन्योर इज नथिंग, ही इज अ एंटरप्रेन्योर। माइंडसेट किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का, पर वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। यहां पर एंटरप्रेन्योर को जहां पर आप बोलोगे दैट एंटरप्रेन्योर इज द ओनर, entrepreneur is not the owner, he has the mindset of an entrepreneur, he works like a entrepreneur, but he is the employee of the organization. So आपको अगर मैं बताऊं, एक अच्छा लीडर अगर होगा, ये इस चैप्टर में क्यों है, अगर एक अच्छा लीडर होगा, एंटरप्रेन्योर लीडर होगा, तो वो अपने साथ क्या करेगा, वो इंट्राप्रेन्योर्स को तैयार करेगा जो उसी की तरह सोचे। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है एम्प्लॉय और इंट्राप्रेन्योर में। एम्प्लॉय का अप्रोच बहुत ही पैसिव सा अप्रोच रहेगा, अरे सानू की साडा बिजनेस थोड़ी ना है, असि सैलरी लेंगे और बस काम खत्म अपना, ठीक है ना? सो सिंपल सा चीज, यहाँ पर उनका वैसा काम रहता है कि वो खाली अपना सैलरी लेंगे, काम खत्म, उनको कंपनी से मतलब नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की बात नहीं करते, वो खुद के ग्रोथ की बात करते हैं, मुझे क्या पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। इंट्राप्रेन्योर इज नॉट लाइक दैट। आपने अगर नोटिस किया हो, हैव यू हर्ड दैट बुक, ऑफ दैट बुक रश्मि बंसल का, ये मेरे लाइब्रेरी के अंदर भी है, माय लाइब्रेरी इज नॉट इन दिस रूम, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, हैव यू रेड दैट बुक, कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टे हंग्री स्टे फुलिश? आपने पढ़ा है वो बुक, या उस बुक के बारे में सुना भी है आपने? यू हैव नॉट? सीरियसली? अरे आप लोग लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, काफी अच्छे अच्छे बुक्स हैं, आप इसको देखो। दिस बुक इज अमेजिंग, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, रश्मि बंसल। आप ये बुक को पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ, अब तो ऑडिबल इंडिया में भी है, तो आप इसको सुन भी सकते हो। जस्ट रीड दिस बुक, एक तो ये बुक और एक ये कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मैं शायद इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ, सेम बुक को।
और अगर आप ये वाला बुक देखो, करंटली ये लाइब्रेरी में है, आई एम ट्राइंग टू रीड, मतलब अभी और भी काफी सारे बुक्स है जिसको मैं पढ़ूंगा। ये वाला बुक है, अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहो तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो, बट दिस इज अ अमेजिंग बुक। और कुछ नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, आप सबके पास एंड्रॉयड फोन है, प्ले बुक ऐप जो होता है उसको डाउनलोड कर लो और वहां पे जाके इस बुक को आप आराम से परचेज करके उसका ऑनलाइन वर्जन भी पढ़ सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्क्रीनशॉट्स दैट आई सेंड यू, शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल का, दैट इज ऑल फ्रॉम द बुक ओनली, दैट बुक ओनली। तो ये स्टे अंग्री स्टे फुलिश अगर आप बुक को पढ़ोगे, इसके कुछ कुछ चैप्टर्स में देखता हूँ, अगर होता है तो मैं आपको सेंड करता हूँ। एनीवे, स्टे अंग्री स्टे फुलिश के अंदर भी आप देखो तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, जितनों ने भी स्टार्टअप किया है, नया बिजनेस को शुरू किया, उन लोगों ने सब ने कैसे स्टार्ट किया था, फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच दे हैड स्टार्टेड। जैसे वो बताया था कि जो बोर्ड मीटिंग्स होते हैं वो गली के कॉर्नर में जो वो चाय वाला होता है वहां पर हम लोगों का बोर्ड मीटिंग्स होता था, किसी के कार के गैरेज में हम लोग बोर्ड मीटिंग करते थे, या सीसीडी में हम लोगों का बोर्ड मीटिंग होता था। सीसीडी भी कई जगह बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो मुझे जो चाय कटिंग देता है उनके वहां पर था, धीरे धीरे उस हिसाब से हम लोगों ने ग्रो किया। सो आप जब चेक करोगे, सो इंट्राप्रेन्योर अगर आप चेक करोगे तो इंट्राप्रेन्योर इज अगेन, ये मैं आपको बताता हूँ, सम अप कर दिया मैंने पूरा प्रोविजन को, दैट ही इज अ person who is the employee of the organization but who works like a entrepreneur, who thinks like a entrepreneur, who contributes like a entrepreneur। एम्प्लॉय बिजनेस को अपना नहीं मानेगा, इंट्राप्रेन्योर जो होगा वो अपने बिजनेस को, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है बट वो बिजनेस को अपनी तरह मानेगा। एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईसॉप, स्वेट इक्विटी, ये सब आ जाता है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट कन्वर्ट करना चाहते हो फ्रॉम एम्प्लॉय टू इंट्राप्रेन्योर। यस, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल खुशी, यस अपेक्षा, कनेक्ट द डॉट्स, दैट्स अगेन अ वेरी गुड बुक। उसमें शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज बताए हुए कैसे इन लोगों ने स्क्रैच से बिजनेस को शुरू किया, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किया, क्या माइंडसेट्स था, राइट, और क्या मिस्टेक्स इन्होंने किया जिसकी वजह से इनको लेट हुआ, या क्या चीज था। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। यस, दैट स्टीव जॉब्स फेमस स्पीच इज ऑलवेज देयर, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, सो देखो, द टर्म इंट्राप्रेन्योर, entrepreneur and intrapreneur are frequently used in the business world. Many people use the terms interchangeably because they think that they both contain the same element. However, there exists a fine line amidst of the two terms. While the former refers to a person who starts his own business, right, entrepreneur, the intrapreneur represents an employee who promotes innovation within the limits of the organization. So intrapreneur कोई और नहीं है, वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, ठीक है। आप ये देखो, द इंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट एन entrepreneur who operates within the boundaries of an organization, right? He is the employee of the large organization who is vested with the authority of initiating creativity and innovation in the company's products, services, projects, redesigning प्रोसेस, वर्कफ्लोज एंड सिस्टम। सो इंट्राप्रेन्योर जो रहते हैं उनको आप पूरी लिबर्टी देते हो। आप मुझे बताओ, अगर आपको अपने एम्प्लॉय को इंट्राप्रेन्योर बनाना है तो उसको पूरा पावर आपको देना पड़ेगा decision making, so you cannot have a centralized system. Such organizations will have a decentralized system of the decision making, जहां पर एम्प्लॉयज को पूरा पावर दिया जाता है, पूरा छूट दिया जाता है कि आप गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, इंट्राप्रेन्योर बनाने की जो एक फैक्ट्री है वो है गूगल। गूगल इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, एंड दैट्स द रीजन गूगल का अगर आप वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर अगर आप देखोगे उसके रैंकिंग के अंदर, आई थिंक ये टॉप 5 में आपको मिलेगा, फोर्ब्स के बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड में अगर आप देखो तो गूगल का नाम आता है यहाँ पर। लेट अस जस्ट चेक, सिंस वी हैव फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर, ये 2019 आई थिंक, 2020 शुरू इन्होंने किया नहीं होगा बट एनीवे अगर हम ये लिस्ट को भी चेक करें तो आपको यहाँ पर गूगल मिलेगा, गूगल विल बी इन टॉप 5 टॉप 10 के अंदर आपको यहाँ पर गूगल देखने को मिलेगा। ओके, गूगल यहाँ पर, अल्फाबेट उसकी कंपनी है गूगल, मतलब अल्फाबेट की कंपनी है गूगल सर, हाँ, पहला नंबर। राइट, ये है, बट अदरवाइज भी अगर आप देखोगे तो इट्स वेरी गुड ये ऑर्गेनाइजेशन को, और बहुत ये लोग इसीलिए बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आई हैव वन ऑफ अ डिस्टिंक्ट कजन ऑफ माइन हु इज इनटू द गूगल, तो उसके हिसाब से वो बताते हैं। और एक बार आप गूगल का मैंने न्यूज में भी एक चेक किया था, यूट्यूब पे भी फर्दर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया था कि कैसे गूगल अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है। लाइक उनको फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स दे के रखा हुआ है, आउटपुट के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, बच्चों के लिए, मतलब इफ यू आर अ सिंगल पेरेंट और इफ यू आर अ पेरेंट विद अ किड,
राइट, और आपके पेरेंट विद द किड मतलब पेरेंट किड एक ही बात हुआ, बट लेट्स से अगर आपके पास बच्चा है और हस्बैंड वाइफ दोनों गूगल में काम करते हैं, तो वहां पर वो डे केयर फैसिलिटी एंड एवरीथिंग दे हैव प्रोवाइडेड, ऑल दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड सो दैट एम्प्लॉय बिना टेंशन के वहां पर काम कर सके, दिस इज हाउ। सो द एंटरप्रेन्योर्स दे बिलीव इन चेंज एंड डू नॉट fear, they do not fear the failure. Most of the मेजर चैलेंजेस हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था चेंज मैनेजमेंट का क्यों जरूरत पड़ता है, बिकॉज नो वन रियली अप्रिशिएट्स चेंज, हर एक रेसिस्ट करते हैं चेंज को, बट यहाँ पर क्या होगा, चेंज विल बी अप्रिशिएटेड, ठीक है। So they discover the new ideas, ये देख रहा है, they discover the new ideas to look for opportunities that can benefit the whole organization and take risk, promotes innovation and improve the performance profitability of the organization। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, इंट्राप्रेन्योर्स को ये पावर देता कौन है, एंटरप्रेन्योर ही, ठीक है। सो द जॉब ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, दे गेट रिकग्निशन, सिंपल, ये सबसे अच्छी चीज होती है, they get recognition and reward for the success achieved by them। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया था लीडरशिप स्किल जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय तभी काम करेगा अगर मुझे पता है कि यार मैं काम करूं, कुछ भी करूं, नाम तो मेरा होना नहीं है, मेरे बॉस का ही नाम होना है, तो क्या फायदा, जॉब छोड़ दो, राइट। ये वाला सिनेरियो रहता है। यहाँ पर इंट्राप्रेन्योर में ऐसा नहीं होता, आपने अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिलेगा ना, आपको रिवॉर्ड भी। यहाँ पर बेसिकली आपको बताओ, दे आस्क फॉर, इनका अगर आप देखो पेमेंट सिस्टम अगर आप देखो, तो दे गो फॉर द वेरिएबल रिटर्न, इनका फिक्स रिटर्न बहुत कम होता है, ये वेरिएबल रिटर्न पे बिलीव करते हैं। ये बोलते हैं जितना ज्यादा मेरा इनपुट उतना ज्यादा मेरा पे, क्योंकि अगर मैं ग्रो करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। लेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो और उसके साथ साथ में मैं ग्रो करता हूं, तो ये आपका आता है वेरिएबल। आप बताओ, इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर क्लियर हुआ आप लोगों को, क्या ये दोनों क्लियर हुआ आपको? एग्जाम में याद रखना, शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा एंड यूल हैव टू राइट द आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं जो एग्जाम में मुझे लगता है आपको अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ये दो आपको मिलेगा, ये दो एक्सट्रीम आपके लीडरशिप स्ट्रेटजीज है, ठीक है, ये दोनों आपके एकदम एक्सट्रीम लीडरशिप स्ट्रेटजीज है। एक जो बोलता है लीड बाय एग्जाम्पल, और एक जो बोलता है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको मैं क्या करूंगा, बेसिकली यू विल बी पनिश्ड इफ यू डोंट वर्क। ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल कैसा हो गया, लीडरशिप स्टाइल, ये सॉरी लीडरशिप स्टाइल लिख रहा हूं, दिस इज लीड बाय एग्जाम्पल, दिस इज लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद एक काम करो, जो भी आप नया चेंज चाहते हो या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चाहते हो, आप खुद वो काम करो, आपको देखकर लोग इंस्पायर हो, तो ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, आपने कई बार ये सुना होगा ना, हृदय परिवर्तन हो गया, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, हृदय परिवर्तन हो गया, अरे भाई हाँ सर। इतना, तो ये हृदय परिवर्तन वाला अप्रोच है, ठीक है, कि आप इस तरह से काम करो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन ना, चेंज लेकर आ जाना, ट्रांसफॉर्म कर दिया, राइट। वो मूवी भी तो थी ट्रांसफॉर्मर्स, इंसान मशीन बन जाता है, ट्रांसफॉर्मर्स, तो हृदय परिवर्तन कर दिया। हृदय परिवर्तन कैसे किया, अपने एक्शन से, ठीक है, अपने एक्शन से। आपने दंड नहीं दिया, ठीक है, आपने दंड नहीं दिया, आपने पेनल्टीज नहीं लगाए, ठीक है, आपने कोई एक्सट्रीम ऐसा एक्शन वहां पर नहीं लिया, आपने क्या किया है, आपने लोगों को अंदर से मोटिवेट किया दैट दे शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। One of the example that I can give you, again it's not a political opinion that I'm making, but आप खुद भी इस चीज से अग्री करोगे whether you believe in that political style or not। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए उन्होंने आकर अनाउंसमेंट कर दिया चलो अब से स्वच्छता बनाओ ये करो। व्हाट ही डिड, हाउ ही अनाउंस, ही स्टार्टेड बाय टेकिंग अ ब्रूम इन हिज हैंड, और उन्होंने सफाई किया, और सफाई करते हुए उन्होंने क्या बोला कि आपको यहाँ पर सफाई करना चाहिए, राइट। सो स्वच्छ भारत अभियान उस शुरू किया, और इसीलिए आप देखो उसके बाद में वो बाकी जितने
मैं ये वर्ड यहाँ पर क्लास में तो यूज नहीं कर सकता, बट जितने थे उन्होंने, हेमा मालिनी ने जैसे हवा में झाड़ू लगाया था, आपने अगर नोटिस किया वो वीडियो आपने देखा था पार्लियामेंट में, करेक्ट? तो सबने झाड़ू उठा लिया, कुछ नेताओं ने गंदगी फैलाई और फिर उसको कैमरा के सामने झाड़ू लगाया। सो व्हाट ही डिड, बट अदरवाइज इंडीड अगर आप चेक करो तो बहुत लोगों को, अगर आप ये पॉलिटिशियंस को हटा दो तो नॉर्मल लोगों में काफी में दिमाग में ये चीज बैठा स्वच्छ भारत अभियान के बाद कि अरे यार कचरा मत फैलाओ। लाइक आई हैव नोटिस्ड अगेन, ट्रेन के अंदर भी जैसे होता है ना कि पहले कोई ऐसे टोकता नहीं था, अब अगर आप वो कचरा फैलाते हो, चलते ट्रेन से कई अंकल लोग ऐसे होते हैं उठा के वो चना वगैरह खाए और कचरा बाहर फेंकते हैं, तो कई लोग वहां पर उनको टोकते हैं, अरे अंकल क्यों फेंका आपने, राइट? तो एक ये चीज आपका आ जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। गाइस, डज दिस मेक सेंस? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या होगा? इसी का बिल्कुल ऑपोजिट। आप काम करोगे, हाँ पिचकारी, बिल्कुल करेक्ट। वो क्या बताऊं, मतलब इट इज, अभी कोविड के टाइम पे भी पिचकारी मारते हैं लोग। मैं उस दिन हॉस्पिटल जा रहा था, वहां पर हॉस्पिटल के पास में साइड में, मतलब कितना 1.5-2 मीटर का पिचकारी तो मारा होगा। मैं बोला स्टैमिना बड़ा अच्छा है आपका अंकल, राइट? हाँ, ऑटो वाले तो मारते ही, अभी क्या बताऊं। और फिर ऊपर से घूरते, और अगर कभी उनको टोक दो ना तो ऐसे घूरते ऐसे, और मेरे को तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। मतलब ये नहीं कि वो पीट देगा, बट ये है कि अगर मुंह खोलते वक्त फिर मेरे पे फुलझड़ी अगर गिर गया उनका तो थोड़ा सा इट्स बैड, राइट? सो एनीवे, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल बिल्कुल ओपोजिट है इसका। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल क्या बोलता है? बात मानोगे, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं मानोगे तो आपको हम दंड देंगे। यू विल बी पिनलाइज्ड, यू विल बी पनिश्ड इफ यू डोंट फॉलो, यू विल बी रिवॉर्डेड इफ यू फॉलो। सिंपल सा पॉइंट है। ये कैसा लीडरशिप? तो आप डर का माहौल रखते हो, ठीक है? ये हो गया ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। करंट गवर्नमेंट को मैं तो, मेरे को लगता है मैं दोनों में इसको फिट कर सकता हूं विदाउट एनी पॉलिटिकल ओपिनियन। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि करंट गवर्नमेंट दोनों में फॉल करता है। कई जगह वो ट्रांसफॉर्मेशनल है, जैसे स्वच्छ भारत का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सेम भी अगर आप योगा के लिए देखो तो ऐसा नहीं था नरेंद्र मोदी ने आकर इस तरह से बोल दिया चलो आप योगा करो। मोदी जी ने आकर क्या बोला कि देखो ऐसे योगा करते, सूर्य नमस्कार इन्होंने खुद किया, वो चीज। कई जगह ये क्या करते हैं, ये वाला काम करते हैं, बात मानो तो ठीक वरना एज द केस में बी, राइट? सो ये चीज आपके पास आता है। सो ये एक एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसके ऊपर हम आज पास्ट पेपर्स चेक करेंगे। कई बार आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलता है जिसमें वो आपसे ऐसा पूछता है दैट व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज दिस, वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। अगर मैं इमीडिएटली आपको चेक करवा दूं तो आई थिंक नवंबर 2019 अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। अभी अभी के अभी अगर इसको चेक कर लोगे you'll be in a better position to understand. No, it was not November 19. Let's see November 18. 4 ही अटेम्प्ट है, बट किसी एक अटेम्प्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, one believes in this, other believes in this. No, it's not even November. Then let me check. I think it's May 19 attempt. May 19 में भी नहीं है, May 18. सर ये लोग ऐसे भी पेपर तो ऑनलाइन डालते हैं, तो फिर एग्जाम देने के बाद पेपर्स ले क्यों लेते हैं वापस, क्वेश्चन पेपर्स? I don't know, आजकल क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं आपसे? हाँ, नहीं, पहले तो नहीं लेते थे। नहीं लेते सर। फाउंडेशन में एमसीक्यूज रहता है ना, फाउंडेशन में उसमें एमसीक्यू लेते ले लिया होगा, हाँ फाउंडेशन में एमसीक्यू पेपर होता है, ले लेते हैं, बट अदरवाइज क्वेश्चन पेपर नहीं लेते। ओके। ये देखो, मतलब मैं तो क्वेश्चन पेपर अगर ले लेते तो मुझे लगता है पता नहीं एग्जाम की एक रात पहले मेरा क्या हालत होता था। मतलब मैं तो पता है सारे क्वेश्चन पेपर को ले आता एग्जाम से एक रात पहले, फिर एक एक करके मार्किंग करता, इसमें इतना लिखा है, इतना तो मिलेगा ही, इतना तो मिलेगा ही। तो किसी तरह से मतलब वो एक वो मन की शांति लेकर आता कि हाँ यार पास तो हो जाऊंगा। जब तक वो साइकोलॉजिकली नहीं लगता तब तक तो मेरे को नींद ही नहीं आता था। यूज्ड टू बी वेरी बैड द डे बिफोर द रिजल्ट। बट एनीवे आप चेक करो या सॉरी, आप ये वाला क्वेश्चन चेक करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको फिर से रिपीटेड मिल सकता है। राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स engaged in the business of spices. Both have different approaches to the management. Ram prefers the conventional and formal approach in which the authority is used for explicit reward and punishment, while on the other hand, Shyam believes in democratic participative management involving employees to give their best. Analyze the leadership style followed by Ram and Shyam. आया आपको समझ में? अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ट्रांजैक्शनल या ट्रांसफॉर्मेशनल पूछने के बजाय आपको ऐसे उठाकर क्वेश्चन दे दिया।
सो ये एक आपका 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर सेट हो जाता है। हाँ सर, राम ट्रांजैक्शनल और श्याम ट्रांसफॉर्मेशन। यस, बिल्कुल करेक्ट। तो ये दो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस क्वेश्चन विच कैन बी अगेन आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। ये एक छोटा सा सर एक टॉपिक बार है। दोनों दो वापस शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना, शॉर्ट में एकदम। देखो बिल्कुल शॉर्ट में आप समझो, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में क्या होगा। वैसे तो इसको हम अभी पूरा रीड करेंगे, डोंट वरी, देखो, बट आपको मैं फिर भी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल क्या बोलता है, दैट हम यहाँ पर कोई रिवॉर्ड या कोई आपका पनिशमेंट वाला अप्रोच वैसा नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल हैव अ लीडर, जिस लीडर को देखकर लोग इंस्पायर होंगे और वो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है। वो हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल के लिए, तो ट्रांजैक्शनल में क्या हो जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को रखते हो, आप वहां पर टारगेट्स वगैरह को सेट करके रखते हो, उसको आप अचीव करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसको आप अचीव नहीं करते तो फिर आपको पनिश भी किया जाता है। सो ये हो गया ट्रांजैक्शनल। अब ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शनल में आप चेक करो। आप मुझे खुद एक बात बताओ, अगर मालपानी सर, ये तो मैं मेरा खुद का आपको फेस किया हुआ मैं बता सकता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देखना, इससे आपको और याद हो जाएगा। मालपानी सर अगर क्लास में आए, ठीक है, और मालपानी सर अगर किसी को बोले गेट आउट, क्योंकि कोई क्लास में बदमाशी कर रहा था, बात कर रहा था, या लेट आ गया था, क्लास में लेट आ गया था, कंटिन्यूअसली लेट आ रहा है, मोबाइल फोन यूज कर रहा है, इफ ही थ्रोज आउट अ स्टूडेंट, आप मुझे बताओ क्या वो स्टूडेंट मालपानी सर के साथ ईगो क्लैश करने की हिम्मत करेगा कि सर ने कैसे बाहर नहीं सर। निकाल दिया? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज मालपानी सर सीनियर है, ठीक है, इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी, करेक्ट, ऑलमोस्ट सबके फादर की एज के हैं, राइट। तो एक वो एक सीनियर फैकल्टी, वो एज गैप रहता है। अगर मैं किसी को क्लास से बाहर निकालने को बोल दूं, वो बच्चा बाहर तो जाएगा तो सही ऑब्वियसली, बट वो किस हिसाब से जाएगा, मतलब ऐसे घूर के शक्ल देख के कि पता नहीं मेरे पे एहसान कर रहा है कि तू बाहर निकल तेरे को देख लूंगा, वो वाला अप्रोच, उस हिसाब से वो जाएगा क्लास के बाहर। और ऐसा हुआ नहीं भी सर। है। अरे नहीं, इट नहीं हैज, सर, नहीं ऐसा नहीं आई टेल यू इट हैज हैपेंड आल्सो, सर आप ठीक है। सर हो। अरे मैं सर हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये, जब मैं क्लास में घुसता हूं तो मैं सर लगता नहीं हूं, ठीक है। वो तो अच्छा हो लॉकडाउन का कि ज्यादा फिजिकल वर्क मेरे को करना नहीं पड़ा, बैठे बैठे पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा तोंद निकला है, सिर पे थोड़े बाल गए हैं और वेट पुट ऑन किया है, राइट। तो अब थोड़ा सा फिर भी सीनियर लगने लगो, राइट। अदरवाइज क्लास में जब मैं एंटर करता हूँ, आई टेल यू मेरा पहला एक्सपीरियंस मुंबई के अंदर, मैं क्लास के रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, ठीक है, दैट वाज माय फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। मैं क्लास मतलब वो रिसेप्शन पे बैठा हूँ, स्टूडेंट क्लास में आता है और वहां पे काउंसलर को बोलता है कि अरे वो एक कोई नए प्रोफेसर आने वाले ना, आनंद सर, वो आ गए क्या? तो वहां पे जो मैडम थी, भारती मैडम, उन्होंने बोला ये बैठे बाजू में, वो मेरी तरफ देखता, ये सर है? मतलब उसका एक्सप्रेशन मैं आज तक नहीं भूला हूं, राइट। दैट गाय हैज बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी आल्सो, लेकिन उसको मैं हमेशा यही बोलता, मैं बोला भरोसा है ना, मैं बराबर पढ़ा लूंगा। तो ये उसका एक्सप्रेशन था। वंस जब मैं असम में था, तो जैसे बॉम्बे और नासिक हो गया ना, तो वैसे गुवाहाटी जहां पर मेरा सेंटर था, वहां से थोड़ी सी दूर पे 2 घंटे के डिस्टेंस पे एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स मेरे से मिलने के लिए आए थे, उनकी बच्ची मेरे पास पढ़ रही थी, वो मेरे क्लास में आई ना। द प्रॉब्लम इज, जब उसके अंकल आंटी मेरे क्लास में आए मेरे से मिलने के लिए, सो आई वाज इन माय कैबिन, तो उस दिन मेरा एम्प्लॉय क्लास में आया नहीं था, तो वो स्ट्रेट अवे मेरे कैबिन में एंटर कर गए और मेरे को आके बोलते हैं, अरे भैया वो आनंद सर किधर है? आई वाज लाइक हाँ बताइए किससे मिलना है? तो वो उन्होंने मेरे से फोन पे बात कर लिया था कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, तो आके फिर ऐसे बोलते, बोला नहीं नहीं मेरे को आनंद सर से मिलना है, आप उनको बुला दो। मैं बोला हाँ बोलिए तो सही। कह रहे नहीं नहीं उनसे ही बात करना, उनसे मैंने फोन पे बात किया। जब मैंने उनको बोला मैं ही आनंद सर हूँ, तो उनको भी एक बार का शौक लगा। मैं बोला अंकल बैठ जाइए आप एक बार, जस्ट सिट डाउन। वो बोला फोन पे बात करने से तो मेरे को लगा कोई बुजुर्ग सीनियर से होंगे। मैं बोला अंकल देखिए मैं सीनियर ही हूँ, ठीक है, मतलब ठीक है, अब शक्ल ऐसी दी है भगवान ने, क्या करो, नेचुरल बोटॉक्स लगाया हुआ है, सो दैट इज द रीजन। तो ये काफी बड़ा ईगो क्लैश इस टाइप का होता है कि अगर आप क्लास में, वैसे हालांकि ज्यादातर ऐसा हुआ नहीं कि मेरे को किसी को क्लास से बाहर निकालना पड़ा, बट यस कई बार अगर किसी को क्लास से बाहर निकालना पड़ता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिनेरियो होता है कि वो ईगो क्लैश हो जाएगा। और उसका एक रीजन होता है क्या, कि आप देखते हो कि मेरे से ज्यादा बड़ा
कोई ये है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट लगभग मेरे ही एज का है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपने जैसे बताया, यहाँ पे हार्दिक सर के साथ ऐसा होता है। तो मैं हार्दिक सर, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। एक और मेरे को फैकल्टी है, ही इज नॉट इन प्राइम विजन बट वो किसी और इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं मेरे साथ। आई टेल यू, ही इज 4 years younger टू मी। फॉर्चुनेटली ही लुक्स लिटिल मच्योर, और उनकी हाइट है। वो तो क्लास में जाते तो पता है, उनकी अभी शादी हुई है, लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी, बट वो क्लास में जब जाते हैं तो वो, आप सोचो आज से 5 साल पहले से वो क्लास में जाकर ऐसे स्टोरी बनाते कि मेरी बीवी है, 3 बच्चे हैं, ठीक है, चौथा होने वाला है। तो इस तरह का वो जब बताते हैं तो 3 बच्चे से फिर इंसान अपने आप कैलकुलेट करने लगता है कि शादी हुई है तो 1 साल, फिर 1 साल के बाद बच्चा, फिर एक, तो कम से कम 4-5 साल तो शादी को हो गए होंगे, राइट। 25-26 में भी शादी करी तो 31-32 के तो होंगे। तो एक वो एज गैप दिखता है तो सीनियोरिटी आ जाता है। हाउएवर हिज एज एंड द स्टूडेंट्स एज वाज नॉट इवन गैप बिटवीन 5 years ऑल्सो, 5 साल का भी गैप नहीं था। तो प्रॉब्लम, अब देखो ये पूरा मोटोमोटिव मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ। द रीजन इज, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अर्ली स्टेज पे है, ठीक है, वो अर्ली स्टेज पे, आप मुझे बताओ कौन से टाइप का लीडरशिप स्टाइल लगाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल या ट्रांजैक्शनल। उसको ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल ही लगाना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने अर्ली स्टेज पे है या टुवर्ड्स द एंड है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा भी होगा तो भी ये भूल देता है, तो वो वाला सिनेरियो हो जाएगा, राइट। तो अगर कोई बहुत ज्यादा इनिशियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है या अपने एंड में है, एम्ब्रियोनिक या मैच्योरिटी, ये दोनों में से किसी एक स्टेज पे अगर आप हो, तो इन दैट केस आप कौन सा स्टाइल लगाओगे, यू विल हैव ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास। नए नए ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रिवॉर्ड्स लगाओगे तो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, राइट। अगर आप किसी को रिवॉर्ड दोगे, दूसरे को रिवॉर्ड नहीं दोगे, तो इन दैट केस वहां पर एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। अगेन इट विल क्रिएट अ गैप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अल्टीमेटली ये रिजल्ट करेगा किस चीज को, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो सकते। तो यहां पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपके हो सकता है आपके अटेम्प्ट में ये राम श्याम जैसा क्वेश्चन नहीं दे, पर आपको ऐसा बोले कि राम एंड श्याम हैव जस्ट स्टार्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही बिलीव्स इन क्रिएटिंग रिवॉर्ड्स एंड ये अपना पेनल्टीज स्टाइल इन द ऑर्गेनाइजेशन, शुड दे गो फॉर। तो आंसर इज नो, दे शुड नॉट। हाँ, ट्रांजैक्शनल कौन, आप याद रखना, मालपानी सर आज ये काम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ये काम कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर लेवल पे है, प्रोडक्ट इज इन दी ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज। आप बताओ, इज दिस क्लियर। सीएएफसी में आज की डेट में मैं किसी को क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ, राइट, क्योंकि उनके लिए फिर भी थोड़ा सा वो एज गैप आ गया है, राइट। बट अदरवाइज अगर आप चेक करो फाइनल के, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक सीएस फाइनल का बैच अभी जस्ट फिनिश हुआ था। उस सीएस फाइनल के बैच में जो स्टूडेंट्स थे कुछ, उनको मैंने सीएस फाउंडेशन में भी पढ़ाया था, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाया था, और फाइनल में भी वो मेरे पास ही आए थे पढ़ने। आपको मैं बताता हूँ, फाइनल में मेरा एटीट्यूड देखने के बाद वो एक जो स्टूडेंट थी, वो बोलती है सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे कि मैं आपके डर से क्लास में रो देती थी। क्योंकि उसको ऐसा अप्रोच था, क्योंकि फाउंडेशन में और एग्जीक्यूटिव लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लेवल ज्यादा रहता है, प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो बिल्कुल और ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर हो जाएगा। ये थिंग आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। हालांकि आप लोगों का बैच ही इतना ह्यूज था कि उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट पार्ट था मेरे लिए, बट नॉर्मली वहां पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रहता है। बट एग्जीक्यूटिव इंटर लेवल पे स्ट्रिक्टनेस लेवल कम, और फाइनल में तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, फ्रेंड्स की तरह बैठकर हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल कहां पर जरूरी हो जाएगा या कहां पर वर्कआउट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है या अपने मैच्योरिटी स्टेज पे है, या फिर लेट्स से अपने ग्रोथ स्टेज के ऊपर है। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। सो हम लेट्स से, अब हम यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल यूजेस दी चरिस्मा, ठीक है, इसको करिश्मा मत बोल देना, चरिस्मा, करेक्ट, द चार्म, चरिस्मा एंड एंथुजियाज्म टू इंस्पायर पीपल, मिला, टू इंस्पायर पीपल टू एक्सर्ट देम फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, इसके लिए आप क्या करते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। और आप किसको यूज करते हो उसके लिए, चरिस्मा, द पर्सनालिटी, चार्म, एंथुजियाज्म, आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखते हो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में बी अप्रोप्रिएटेड इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज एट वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ their life cycles, clear, in poorly performing organizations। guys ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कहाँ कहाँ लग सकता है. सो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन टर्बुलेंट एनवायरमेंट्स. टर्बुलेंट एनवायरमेंट जैसे कि अभी का, अभी वाले एनवायरमेंट में क्या आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो ये चल बे बाहर निकल? यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज माई एम्प्लॉयज, बाप है. हाँ अभी प्रॉब्लम है, राइट, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. फिर अगर आप देखो, अगर कोई इंडस्ट्री है जो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है, वेरी स्टार्ट, और विच आर एट द एंड डिक्लाइन स्टेज पे जो आ गया, ठीक है, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पुअरली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और फिर मैं बोलता हूँ गेट आउट, तो बोलोगे पढ़ाना तो आता नहीं, गेट आउट मेरे को बोलता है, राइट. पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन जो पुअरली परफॉर्म कर रहा है वो कैसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को लेके आ सकता है, राइट. तो यहां पर आपको बताया है कि पुअरली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरीली दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो, नॉट नेसेसरीली कि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी नहीं हो, इट कुड बी एनी रीजन, राइट. मार्केट में कुछ गड़बड़ हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ गए, उसकी वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे. तो यहां पर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ेगा. you'll have to use the charisma and enthusiasm. ठीक है, आगे देखिए. when there is a need to inspire the company, inspire a company to embrace major changes. Now transformational leadership style, right, the transformational leader offers excitement, vision, intellectual stimulation and personal satisfaction, right. They inspire involvement in the mission, giving followers a dream or vision of higher calling so as to elicit more dramatic changes in the organization performance. इसका आपको क्लासिक एग्जांपल और मैं देता हूं. जब आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को रखते हो तो आप क्या बताते हो, एंड एट अ लेटर स्टेज आप ये काम कर सकते हो. सी आई टेल यू, जब मैं गुड़गांव में, व्हेन आई हैड क्वालिफाइड माय सीएस, ठीक है, उसके बाद में मैंने गुड़गांव में एक कंपनी को ज्वाइन किया था, जापानीज कंपनी को, ठीक है. वो जापानीज को मैं थोड़ा पसंद आया था काम के लिए, ठीक है, अदरवाइज मत लेना, काम के हिसाब से उसको मेरा काम काफी ज्यादा पसंद आया था. तो उस वक्त मेरा सीए फाइनल ड्यू था. सो जापानीज जो इवाचे सान थे, उन्होंने मेरे को क्या बोला, दैट आनंद सान कंप्लीट योर सीए एंड आई सी यू एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, करेक्ट. तो वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो ये बोले, इट वाज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें 2 जापानीज डायरेक्टर्स थे, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो जापानीज थे, एक सीनियर हमारी कंपनी सेक्रेटरी थी, एक मैं था और एक मेरी इंटर्न थी. तो हम 5 जनों का ये ऑर्गेनाइजेशन था. 8 महीने के करीब हुआ था इस कंपनी को स्टार्ट हुए, और उन्होंने फिर मेरे को इस तरह से बताया था. एक दिन ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रहा था और वो हम लोगों को कॉर्पोरेट डिनर्स पे भी लेकर जाते थे, ठीक है. मतलब कुछ नहीं, आज हम वी ऑल आर गोइंग फॉर डिनर और हम कोई बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे. ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द फैमिली, वो अपनी फैमिली की बात बताते थे, और फैमिली मतलब एम्बैरेसिंग मोमेंट्स बताते थे, राइट. सो वी विल टॉक अबाउट द फैमिली, योर एजुकेशन, और क्या प्लान्स है, क्या है, एवरीथिंग. सो ऐसा करके नॉर्मल ये रहता था. तो ये कौन सा अप्रोच हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. तो वो क्या करेंगे, और वो आप देखो, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मेरे से इस तरह से बात किया, उन्होंने डेफिनेटली जो वहां पर कंपनी सेक्रेटरी थी उससे भी बात किया, मेरी जो इंटर्न थी उससे भी उन्होंने इस तरह से बात किया कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, आई सी यू दिस, आई सी यू दैट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर हेड बना दिया जाएगा, इसी तरह से आप काम करते रहोगे. तो ये कौन सा तरीका हो जाता है एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का, राइट. जो आप क्या करेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मिशन बनाते हो तो आप प्लान में अपने आप को लोगों को इन्वॉल्व करोगे, करेक्ट. यू विल हैव, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आएगा आप उसको कम्युनिकेट करोगे, उसको, उससे डरोगे नहीं कि देखो ये चेंज आ रहा है, इससे अच्छा ही होगा, तुम्हारे कोई फायदा होगा. सो दिस इज व्हाट इज देयर अगेन इन द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. सो सच लीडरशिप मोटिवेट्स द फॉलोअर्स टू डू मोर देन ओरिजिनली affected to do by stretching their abilities and increasing their self confidence. I'll tell you, the day Iwache-san had said me that I see you as the director of the company, complete your CA, I see you as the director of the company and you can be head of one of the division of the company. आपको मैं बताता हूँ, it was a consulting firm. I'll tell you, मतलब उसके बाद मुझे पता है क्या एक अलग सा मोटिवेशन आ गया था कि यार इट्स वेरी नाइस, मतलब डायरेक्टर बनने की वो बात करें, एक तो काम करने में तो मोटिवेशन आया अलग, और सीए फिनिश करने का एक अलग से मोटिवेशन मेरे को मिल गया था कि यार ये अच्छा खासा काम यहाँ पे हो सकता है. सो दैट्स हाउ इट गोस. अब इसकी वजह से क्या हुआ, द मोमेंट ही सेड ऑल दैट, उससे पहले उसने मेरे काम का एबिलिटी चेक कर लिया था, राइट. एक रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट जो मेरे को बनाने को बोला था, कम टाइम पे एक अच्छा रिपोर्ट जो बना था, उससे ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. एंड सेकेंडली आई विल टेल यू, आफ्टर ही सेड ऑल दीज थिंग्स टू मी, मैंने नोटिस किया था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंडेड आवर्स तक बैठने लग गया था, ठीक है. तब तो अपन सिंगल थे, कोई टेंशन नहीं,
घर पे आराम से आओ, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला तो मम्मी पापा घर पे हैं, बट कोई ऐसा वैसा कमिटमेंट नहीं था कि जल्दी घर पे आओ, इधर बताओ कहाँ समझ हो, सकते कैसे हैं हो, सर। राइट, समझ सकते हो। सो वो कमिटमेंट नहीं, वैसा नहीं था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम there was no limitation for me to working in the company. See, the other company secretary who was there in the company, obviously she was a female, ठीक है। अब मैं फीमेल की वजह से नहीं बता रहा, बट उनके ऊपर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, दैट शी हैड टू गो होम, कुक फूड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो बहुत ज्यादा देर तक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकती थी। हाउएवर ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर नहीं था, मुझे घर जाके नहाकर सिर्फ सोना होता था, ठीक है। खाना भी ऑफिस में आराम से मेरा हो जाता था। सो मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंडेड आवर्स तक बैठने लग गया जरूरत पड़ने पे। सो ये बेनिफिट हो जाता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल करते हो, बिकॉज दिस motivates, the leader will motivate the follower to do more than originally what is required by stretching their abilities. Clear? उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, एंड दिस ऑल्सो प्रमोट्स इनोवेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर कोई ट्राई करेगा, सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, सर ये काम इस तरह। अदरवाइज एक एम्प्लॉय होगा तो वो क्या बोलेगा, ठीक है ना भाई, आपने जैसे बोला वैसे ही मैं काम करूंगा। That's how it goes. आप बताइए, दिस इज क्लियर। अब देखो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, अगर आप देखो, so ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल focuses more on designing systems and controlling the organization activities. आप ये देख रहे हो, controlling the organization activities which are likely to be more associated with improving the current situation. Transactional leaders, they try to build on the existing culture and enhance the current practices. ये देखो, ये कुछ नया नहीं करते, ये जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ग्रो किया, आगे भी इसी तरह से काम करता रहेगा, तुम्हें इस तरह से काम करना है, ठीक। अब देखो, ये ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, राइट। इसलिए ये लोग इस टाइप का लीडरशिप स्टाइल अप्रोच लेके आ सकते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल यूजेस द अथॉरिटी इन ऑफ द ऑफिस to exchange rewards such as pay and status. ये मिला। ये देखो, आप अच्छा काम करो तो आप धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करते जाओगे, आपको पे भी अच्छा मिलेगा। दे प्रेफर मोर फॉर्मलाइज्ड अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, करेक्ट, कि आप ये टारगेट अचीव करो, आपको ग्रोथ मिल जाएगा, ये टारगेट आपसे अचीव नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, बिल्कुल करेक्ट करिश्मा, ये तीनों चीजें यहाँ पर किस में रहती है, ट्रांजैक्शनल के अंदर, राइट। इफ यू वर्क इट आउट, आप यहाँ पर आगे आपको जो भी व्हाट डू वी से, आपको प्रमोशन उसी हिसाब से मिलता रहेगा अगर आपने अच्छे से काम करते रहा तो, राइट। सेटिंग देम द क्लियर गोल्स विथ एक्सप्लिसिट रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज फॉर अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट। तो अगर आपने काम नहीं किया तो आपके ऊपर फिर वो पेनल्टी रहेगा, आपका डिमोशन हो सकता है, आपको जॉब से टर्मिनेट किया जा सकता है, ये इस टाइप का रहेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए रहेगा, देखो, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट जब आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, स्टैटिक, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एंड मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल ध्यान रखना हार्दिक सर, हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल, मालपानी सर, धर्मेश सर, ये कौन सा अप्रोच ला सकते हैं, ट्रांजैक्शनल अप्रोच ला सकते हैं, ठीक। हम अगर क्लास में आके बोलेंगे ना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, तो हंसोगे, ठीक है, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो चुपचाप तुम्हें सुनना पड़ेगा। सो आई होप ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल ये दोनों आपको काफी अच्छे से याद हो गया होगा। इंट्राप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, ये दोनों एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसके अलावा आप देखो, ये आपके पास एक लीडरशिप स्टाइल का आता है। देखो, मैं आपको आज टुकड़ों टुकड़ों में पूरा प्रोविजंस को पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है मैं चाहता हूँ उसको मैं पूरा आपको डिटेलिंग में समझा दूं। ये एक और आपका एग्जाम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर, ठीक है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। स्ट्रेटेजिक लीडर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लीडर डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिक लीडर विल मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। इसके अलावा डिसीजन ले लिया, उसके बाद में क्या होगा, रतन टाटा का वो डायलॉग सुना, आई डोंट टेक करेक्ट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड आई मेक श्योर दैट दे आर माय करेक्ट डिसीजंस, राइट। तो आपने डिसीजन तो ले लिया, अब डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उन डिसीजंस को सक्सेसफुल बनाना है, अचीव करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्लान्स टू इंप्लीमेंट सच डिसीजन। उसके बाद में आप इंश्योर करोगे कि ये जो एक्शन प्लान है, पॉलिसीज है, जो भी आपने स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट किया है, दैट इज
communicated throughout the organization so that the entire organization works towards the same goal. Correct? तो आपका सबका shared vision जो यहाँ पे रहता है, you create that shared vision. Then you also manage the human resource. ये हमने check किया था, human resource management कितना ज़्यादा important हो जाता है organization के अंदर. Then you will manage the changes in the organization. Then you will create and sustain a strong corporate culture. Corporate culture अभी just हम पढ़ने वाले हैं. And then sustaining the high performance over the time. So एक ये question है जो आपको मेरे को लगता है काफी बार एग्जाम में वो पूछता है that what is or what are the responsibilities of a strategic leader. तो strategic leader का ये responsibilities यहाँ पे रहेगा. मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन. देखो स्ट्रेटेजिक लीडर हो तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डिसीजन लो, डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान्स को फॉर्मुलेट करो, एक्शन प्लान तैयार करो, उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, कोई चीची करे तो उसको प्रॉपरली मैनेज करो. चीची कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल, उसको मैनेज करो. उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे जब चेंज आने लगेंगे तो उन चेंज को भी आप वापस से मैनेज करो. एक नया कॉर्पोरेट कल्चर जो आपका बनेगा उसको क्रिएट करो, सस्टेन करो. सस्टेन करो मींस ताकि वो जो कल्चर है वो आपका कंटिन्यूड रहे, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह नहीं हो. एंड देन सस्टेन द हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम. ग्रेजुअली धीरे धीरे गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट. सिंपल. सो दैट्स द रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर. तो अगेन आपको याद रखने के लिए फिर से ये वाला जो तरीका है आप याद रखो. स्ट्रेटेजिक लीडर है, लीडर क्या करेगा? डिसीजन बनाएगा, स्ट्रेटेजिक डिसीजन. डिसीजंस को अचीव करने के लिए वो प्लान्स को फॉर्मुलेट करेगा. प्लान्स अगर एक बार प्लान्स पॉलिसीज उसके अगर बन गए उसके बाद में वो एक्शन प्लान को तैयार करेगा. एक्शन प्लान को फिर वो कम्युनिकेट करेगा. किसको कम्युनिकेट करेगा? एम्प्लॉइज को. एम्प्लॉइज में से कोई चिक चिक करेगा तो उस चिक चिक बाजी को मैनेज करेगा. मैनेज करने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन में जब सब मान जाएंगे तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आने लगेगा. आप उस चेंज को मैनेज करोगे, फिर आप एक नया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को क्रिएट करोगे और उसको सस्टेन करोगे. एंड दिस वे यू आर गोइंग टू अचीव द हाई परफॉर्मेंस ओवर द टाइम. आप बताओ ये याद रहेगा आपको? रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर. इट कैन बी अ 3 मार्क क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम. 3 या 4 मार्क का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है. 5 मार्क का मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक लीडर के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन देगा, बट 3 to 4 मार्क का एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है. एंड आई एम वेरी श्योर आप इसको आराम से लिख पाओगे. डज दिस मेक सेंस? राइट. चलिए अब हम यहां पर आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप को. अब हम यहां से वापस से जैसे अपना ट्रेडिशनल मॉड्यूल रीडिंग रहता था, हम ट्रेडिशनल मॉड्यूल रीडिंग करते हैं और एक एक पॉइंट को यहां पर समझते जाते हैं सो दैट वी कैन गेट सम मोर inputs for our answer and we can gather some more example here. Right. तो आप देखिए strategic leadership. What is strategic leadership? तो यहाँ पर वही बताया हुआ है. Strategic leadership sets the firm's direction by developing and communicating vision for future, formulate strategy in light of the internal and external environment, bring about changes required to implement the strategy, and inspire the staff to contribute to strategic execution. Which reminds me, आप मुझे बताओ महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए. Yes or no? Why Mahendra Singh Dhoni is being appreciated so much? Why Saurav Ganguly is being appreciated so much? ये दोनों को इतना ज्यादा अप्रिशिएट क्यों किया जाता है? महेंद्र सिंह धोनी एंड सौरव गांगुली को. बिकॉज सौरव गांगुली ने जो बोलते हैं ना फेस ऑफ द न्यू इंडियन क्रिकेट टीम उसको तैयार कर दिया था. सौरव गांगुली कब आया था? आई नो यहाँ पर कोई ना कोई तो सचिन फैन होगा, ठीक है, डाई हार्ड जबरा सचिन फैन. बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, राइट? बट समवॉट आई फील दैट कोहली को अगर आप जैसे देखो, ही इज मेकिंग हिज रिकॉर्ड्स एज वेल. वो पर्सनल अटेनमेंट भी ले रहा है, वो टीम को भी लेकर जा रहा है. सेम वे महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप देखो, धोनी को कहीं पर भी नंबर 4 पे भी आएगा, नंबर 5 पे भी आएगा, नंबर 6 पे भी आएगा, नंबर 7 पे भी आएगा. ऑलवेज टुवर्ड्स द टीम, राइट? जब वो वर्ल्ड कप के लिए गया था 2007 में, सबसे ज्यादा अंडरडॉग टीम था वो, करेक्ट? हम रिसेंट में क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप हारे थे, सबसे ज्यादा अंडरडॉग टीम में गया था. और आप देखो जब धोनी वहां पर पहुंचा, he got the world cup और एकदम इनएक्सपीरियंस्ड नया टीम. प्रोबेबली कुछ प्लेयर्स को अगर आप छोड़ दो तो सारे के सारे नए प्लेयर्स वहां पर थे, राइट? लीडरशिप स्किल्स. और अगर आपको वो धोनी मूवी जो ध्यान है, जब इसमें वो सहवाग वाला कंट्रोवर्सी रहता है कि कुछ प्लेयर्स को वो
आपसे खुश नहीं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, ऑल दोस थिंग, इस तरह से करके बात होता था। तो वो नहीं बोलता है अरे वर्ल्ड कप में तो अभी 3 साल है, तो वो क्या बोलता है, सर एग्जैक्टली वर्ल्ड कप में अभी सिर्फ 3 ही साल है, राइट। सो दैट्स द काइंड ऑफ विजन, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। अब आप इसको फिर से पढ़ो, और उसने देखो क्या बता दिया था कि देखो एक फिट प्लेयर रन बचाएगा, और एक फिट प्लेयर का रहना टीम में बहुत ज्यादा जरूरी है, फील्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। और उसने इस चीज को प्रूव भी किया विद हिज फिटनेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब आप यहाँ पे देखो, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म्स डायरेक्शन, ठीक है, it sets the firm's direction by developing and communicating the vision for future। आप क्या चाहते हो, formulate the strategy in light of the internal and external environment, brings about the changes required to implement the strategy, inspire the staff to contribute to the strategy execution, ठीक है। As a manager, as strategic leader has to play many leadership roles। तो आप देखो qualities of a मैनेजिंग क्वालिटीज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर अगर आप देखोगे तो अगेन यू विल गेट लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हियर आल्सो। ये वाले पॉइंट्स तो हैं, अगर आप इसको चेक करो तो ये इसी पॉइंट्स को ही मीट करता है एग्जैक्टली। मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, फॉर्मुलेट, कम्युनिकेट, ह्यूमन रिसोर्स, अचीव द परफॉर्मेंस। और आप इसको पढ़ के देखो, सेट्स डायरेक्शंस, डेवलप कम्युनिकेट विजन फॉर द फ्यूचर, फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी, ब्रिंग चेंजेस, इंप्लीमेंट देम, इंस्पायर स्टाफ टू कंट्रीब्यूट टू दैट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, a manager as a strategic leader has to play many leadership roles to play। जैसे कि विजनरी, विजनरी कौन होता है, जो फ्यूचर को देख सकता है, समझ सकता है कि अब आगे क्या होने वाला है, विजनरी। चीफ एंटरप्रेन्योर, स्ट्रेटेजिस्ट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कल्चर बिल्डर, देन रिसोर्स एक्वायरर, एलोकेटर, कैपेबिलिटीज बिल्डर, प्रोसेस इंटीग्रेटर, क्राइसिस मैनेजर, स्पोक्स पर्सन, नेगोशिएटर, मोटिवेटर, आर्बिट्रेटर, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनफोर्सर एंड हेड चीयर लीडर। माय गुडनेस, यही बचा था, हे भगवान। देखो ये सारे क्या हो गए, आपके फीचर्स हो गए, बहुत सारे रोल्स। विजनरी, उसको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अब अगर आप कोई डिसीजन लोगे तो इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, क्या रहेगा, विजनरी। चीफ एंटरप्रेन्योर, जो मेन वहां पर बिजनेस को ऐड कर रहा है। स्ट्रेटेजिस्ट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई जब हमने स्ट्रेटेजी को बना दिया, हाउ यू आर ensuring that the strategy is getting implemented as it is required। कल्चर बिल्डर, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन पूरा आए। रिसोर्सेज एक्वायरर, ना रिसोर्सेज का अगर बात करूं तो इट्स नॉट जस्ट द मनी, बट आप कैसे ह्यूमन रिसोर्स, जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी आप कैसे लेकर आते हो, वो आपको देखना होगा। एलोकेटर, कि आपने रिसोर्सेज तो लिया, किसको कितना एलोकेट करना है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। कैपेबिलिटीज बिल्डर, यू अ लीडर इज वन जिसको पता होता है कि किसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। कई बार एक अच्छा लीडर, तभी तो बोलते हैं ना, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ जो तुम्हारे को एक पूरा मौका दे, जो तुम्हारे को स्कैन करके ये बता दे कि तुम्हारे में क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है। कई बार ऐसा होता है, कुछ कैपेबिलिटीज ऐसे होते हैं आप में खुद में नहीं होता, लेकिन अगर एक अच्छा लीडर आपको मिले, एक अच्छा मेंटोर आपको मिले, एक अच्छा सीनियर आपको मिले, तो आपको वो बोल सकता है कि नहीं तेरे में दम है, तू ये कर सकता है, राइट, या ये काम मत कर, ये तेरे बस का नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस बेटर, यू विल डू दिस बेटर। दैट्स व्हाट इज गोज हियर, कैपेबिलिटीज बिल्डर, करेक्ट। देन प्रोसेस इंटीग्रेटर, करेक्ट। प्रोसेस इंटीग्रेटर मतलब जो एक कनेक्ट जो यहाँ पर पूरा कर सके। क्राइसिस मैनेजर, कि कभी अगर सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो। स्पोक्स पर्सन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात कर सके। नेगोशिएटर, मोटिवेटर, आर्बिट्रेटर, कि अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसको कैसे सेटल कर सके, आर्बिट्रेटर। पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनफोर्सर एंड हेड चीयर लीडर। तो यहाँ पर आपके साथ ये अलग अलग रोल्स यहाँ पर आपको बताए हुए। समटाइम्स इट इज यूजफुल to be an authoritarian, sometimes it is better to be a perceptive listener and a compromising decision maker, sometimes a strongly participating, sometimes being a coach and advisor is a proper role। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक लीडर को अलग अलग तरीके का रोल सेटअप करके रखना पड़ता है। कई बार आपको बैठकर सिर्फ सुनना पड़ता है, कई बार आपको अथॉरिटी से बोलना पड़ता है, नहीं ऐसे ही करो, right? Sometimes you have to be a good listener, sometimes you have to give the team members that feeling कि हाँ आप उनको एम्पावर करके रखे हुए हो। कई बार ऐसा होगा कि आप फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेट करोगे, यू फोल्ड योर स्लीव्स एंड यू वर्क। और समटाइम्स आप क्या करते हो, आप अपने टीम को बोलते हो तुम काम करो, मैं चेक कर रहा हूँ, यू कैन डू दैट। सो इस हिसाब से आपका अलग अलग रोल यहाँ पे रहेगा। अ स्ट्रेटेजिक लीडर, ये देखो ये आता है, अ स्ट्रेटेजिक लीडर
is a change agent to initiate strategic changes in the organization and ensures that the changes are implemented successfully or successfully implemented. For the most part, major efforts, change efforts have to be top down and vision driven. इसका क्या मतलब है? चेंजेस कौन डिसाइड करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट लेवल, और वहां से वो चेंज धीरे धीरे नीचे आपका कम्युनिकेट होता है। एंड विजन ड्रिवन, ताकि टॉप से लेके लोअर मैनेजमेंट तक तीनों के तीनों मैनेजमेंट को पता हो, क्लियरली पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। लीडिंग चेंज हैज टू स्टार्ट विद डायग्नोसिंग द सिचुएशन एंड देन डिसाइडिंग विच ऑफ द सेवरल वेज टू हैंडल इट। सिंपल। अगर आपको कभी भी कोई चेंज लेकर आना है तो आप ये देखोगे कहां पर गड़बड़ करना है। कर्ट लुवेंस, हमने ये सब कवर किया ही है ऑलरेडी, राइट, 8th चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले फॉर पुशिंग द स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। नाउ अगेन दिस बिकम्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप एग्जाम में अपने आंसर में लिख सकते हो। एक तो क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखो, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, सॉल्विंग आउट इश्यूज, लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल्स लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन। तो ये एक आपका पार्ट हो जाता है। आप हर जगह ओवरव्यू कर, आपको सब पता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। देन आता है प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ एस्प्री दे कॉर्प्स। आपको याद होगा, ये आपने हेनरी फेयोल के अंदर भी पढ़ा था, याद आ रहा है? क्या था हेनरी फेयोल में? एस्प्री दे कॉर्प्स का क्या मतलब था? टीम वर्क, प्रमोट टीम वर्क, प्रमोट द टीम वर्क, करेक्ट। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंट्रीब्यूट करो, साथ में लेकर। सो दिस इज द कल्चर ऑफ टीम वर्क, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस गोस teamwork that mobilizes and energizes organizational member to execute the strategy in the competent fashion and perform high level. इसके अलावा देखो, keep organization, तो एक तो आपको ये देखना है, you have to be updated with what is happening in the organization. इसके अलावा आपको टीम वर्क को प्रमोट करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आपका कम रहे। देन कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशंस एंड अलर्ट फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं तो आप इसको बोल सकते हो विजिलेंट। आपने लॉ में पढ़ा है विजिल मैकेनिज्म, करेक्ट। तो विजिलेंट यहां पर आपका आ जाएगा, यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी अलर्ट थ्रू आउट, करेक्ट। देन एक्सरसाइज ethical leadership, insisting the company to conduct its affair like a modern corporate citizen, and then pushing the corrective actions and improve the strategy execution for the overall strategic performance. ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो, जैसे नारायण मूर्ति का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको इधर दिए हुए हैं। फिर आप देखो लीडरशिप रोल इन इम्प्लीमेंटेशन, करेक्ट। तो स्ट्रेटेजिक, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको? You will get a indirect question for this. You will get a indirect question. What is the role? Right? What is the role? तो आप यहाँ पे देखो strategic leader क्या रहेगा? Strategic leader must be able to use the strategic management process effectively. Strategic leader को क्या करना पड़ेगा? Guiding the company in the ways the result in the formation of strategic intent, strategic mission, facilitating the development and implementation of appropriate strategic plans by providing guidance to the employees and for achieving the strategic goals. Further, अगर आप यहाँ पर देखो, strategic leadership entails the ability to, ये देखो, anticipate, envision and maintain flexibility, empower others to create strategic change as necessitated by the external environment. अब यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में यहाँ पर आपको जो टर्म बताया हुआ है एंटिसिपेट, एंटिसिपेशंस को आप स्ट्रेट अवे किसके साथ वर्कआउट कर सकते हो? योर जो हमने विजनरी देखा था, ठीक है, हमने जिसको विजनरी वाला वर्ड जो मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या रहेगा। तो ये सब दोनों वर्ड जो है आपका एक ही साथ लिंक करता है, दैट द लीडर हैज टू बी विजनरी, राइट। और विजनरी का क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज को आप अच्छे से यहाँ पे वर्कआउट कर पाओ। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द लीडरशिप in companies. A manager with the leadership skills exhibits the ability to guide the company through a new competitive landscape by influencing the behavior, thoughts and feelings of the co-workers, managing through others and successfully processing or making sense of complex ambiguous information by successfully dealing with the changes and uncertainty, right? तो ये आपके पास वर्क आ जाता है।
फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, इन टुडेज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप द स्ट्रेटेजिक लीडर्स आर चैलेंज टू अडैप्ट देयर फ्रेम्स, ये आपका ठीक है, चलेगा, दिस इज फाइन। फिर आप यहाँ पर ये देख लो, दिस इवन इफ यू रीड इट इट्स फाइन, इफ यू डोंट रीड इट इवन इट्स दैट आल्सो इट्स फाइन। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, और इस पेज पे ये वाला पैराग्राफ आपके लिए थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाएगा। सो यू कैन पिक अप सम ऑफ द लाइंस फ्रॉम हियर। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, लीडरशिप रोल इन इंप्लीमेंटेशन, तो आप रूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लीडर उसको समझा दोगे, और फिर ज्यादातर आप इन पॉइंट्स को बताओगे। ठीक है, आप ज्यादातर इन पॉइंट्स को यहां पर समझाओगे, ये इधर जो दिया हुआ है। राइट, सो दिस वे यूल वर्क इट आउट। फिर देखिए फर्दर अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज देन फाइन। एक स्ट्रेटेजिक आपका सपोर्टिव वर्क कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन है। कल्चर के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, और कल्चर पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज अ कल्चर, फिर आपको वो बताते दैट इज कल्चर हिंड्रेंस। ठीक है, इज कल्चर हिंड्रेंस, यहाँ पर एक आपको मिलेगा एक क्वेश्चन, चेंजिंग प्रॉब्लम कल्चर्स, नहीं ये नहीं आया। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि क्या कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हिंड्रेंस है। ये हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। राइट, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि इस कल्चर क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस। ठीक है, तो हम चेक करते हैं यहाँ पर, देखो इस वाले पार्ट को देखो। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज यूनिक organizational culture. It has its own philosophy and principle, its own history, values, ritual, in own ways of approaching the problem and making decision. It's our own work, its own work climate. ठीक है, it has its own embedded pattern. Embedded मतलब, embedded pattern मतलब imbibed, यूनिक। हाँ, जैसे आपने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, अडॉप्टेड। ठीक है, आपका पैटर्न है हाउ टू डू थिंग्स, इट्स ओन ingrained beliefs and thought process and practice that define its corporate culture। बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर को बताया हुआ है। सिंपल देखो, कॉर्पोरेट कल्चर को आप सिंपल अपने कल्चर के साथ कनेक्ट करो, और उसमें देखो उसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना देंगे। आप मुझे बताओ, हमारे कल्चर की जब हम बात करते हैं, हर एक का अपना अपना बिलीफ होता है, करेक्ट, हर एक का अपना अपना बिलीफ रहता है। we all come from diverse background, we all have our different cultures, correct। कल जैसे मच्चामी दुग्धम, करेक्ट, सो ये अपना कितना अच्छा एक वो ट्रेडिशन है। सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ कल्चर, करेक्ट। सो अभी कुछ दिन पहले अगेन वी हैड दिस वे, फेस्टिवल्स तो खैर चलो इंडिया में चलते ही रहता है, बट हर एक का अपना अपना अलग अलग यहाँ पे कल्चर रहता है, और हर एक का कल्चर काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी क्या हो जाएगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूनिक कल्चर होता है। वो यूनिक कल्चर कैसे बनता है, क्योंकि उनके अपने फिलोसफी होते हैं। जस्ट लाइक यू नो नॉर्मली हम ह्यूमंस में हमारे अपने अलग फिलोसफी, अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके भी अलग फिलोसफी, अलग प्रिंसिपल्स है। फिर फर्दर आप देखो, हमारा अपना एक खुद का हिस्ट्री होगा। ठीक है, अब ये हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस हेल्प्स टू डेवलप अ माइंडसेट। करेक्ट, आपका जैसा अपना एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से तो आप अपने आप को डेवलप करोगे। सो यू विल हैव योर ओन हिस्ट्री, जिससे आपका एक कल्चर डेवलप हुआ है। वैल्यूज देखो, इस हिस्ट्री से आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे वो बॉलीवुड मूवीज में नहीं देखते हो, फैमिली राइवलरी रहता है, और फिर पता चलता है कि वो दोनों फैमिलीज के बच्चों में वो दे बोथ फॉल इन लव, और वो लव मैरिज के लिए दोनों फैमिलीज को जो झगड़ रहे थे। साउथ इंडियन मूवीज में तो ऐसा बहुत होता है। अगेन ये देखो, ये हो गया own history, values, right, and then their own rituals and their own way of approaching the problem and then making a decision
ये इनका हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग रहता है. दिस इज व्हाट इट इज देयर ओन एम्बेडेड. आपने अपने हिसाब से इसको अडेप्ट करके रखा है, हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग. करेक्ट. और इसी को ही हम क्या बोल देंगे, अपना कल्चर. अब बस खाली क्या करना, इंसान की बजाय आप क्या कर देना यहाँ पर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. हर्ष, तू क्राइम पेट्रोल भी देखता है? मतलब साउथ इंडियन मूवीज तक तो ठीक था, बट क्राइम पेट्रोल, शी, हे मैं भगवान. दिखता नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि उसमें तो सबसे ज्यादा ऐसे ही होता है सब. अच्छा, तेरे को कैसे पता तो फिर? देखा है इसलिए बता रहा है। देखता नहीं है तो पता कैसे है तेरे को? नहीं, ऐसा पूरा इतना टाइम थोड़ी है देखने बचपन का. उसी ने गया. ओके, चलो वापस आते हैं. राइट. क्राइम. क्राइम. ओके, तो आप चेक करो हर ऑर्गेनाइजेशन का. अब बस खाली आप क्या करना, जैसे हमारा अपना कल्चर होता है वैसे यहाँ पर बस इसको ऑर्गेनाइजेशन में डाल देना. दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन यूनिक कल्चर एंड देयर ओन डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट कल्चर. अब अगर आप देखो यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर के लिए, सो कॉर्पोरेट कल्चर ये वापस से रिपीट किया. सो वेयर डज द कॉर्पोरेट कल्चर कम फ्रॉम? तो दिस कम्स फ्रॉम द, सबसे पहला तो द वैल्यूज एंड द बिजनेस प्रिंसिपल्स, उसके हिसाब से आपको मिलेगा. देन उसमें कौन मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में कौन बैठते हैं, उनके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स. ठीक है. द ऑफिशियल पॉलिसीज, इसके ऊपर डिपेंड करेगा काफी हद तक. और ये डिपेंड करता है द इन द ट्रेडिशंस द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स. ठीक है. किस तरह का ट्रेडिशंस आपने रखा है, सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉइज एटीट्यूड कैसा है, एम्प्लॉइज एटीट्यूड एंड बिहेवियर. करेक्ट. एंड द लेजेंड पीपल रिपीट अबाउट द हैपनिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर, ये देखो, ये मैं बताता हूँ. वो SA 200 है ना, ऑडिट शुरू हो गया आप लोगों का? ऑडिट में SA 200. लॉकिंग पीरियड में था. नहीं सर। अच्छा नहीं, उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ. ऑडिट में एक है ना आपका आता है SA 200 आएगा, जिसमें वो बताते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट. तो उसमें एक आता है कि इंटेग्रिटी, ऑडिटर शुड मेंटेन इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, राइट, इंडिपेंडेंस पूरा. तो मैं उसमें सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ कि ऑडिटर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिक जाए या मन पिघल जाए. ही हैज टू बी दैट सख्त लौंडा टाइप उसको होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप सिंपली चेक करो, आप ऑडिट करने के लिए गए लेट्स से किंगफिशर एयरलाइंस का, और किंगफिशर एयरलाइंस ऑडिट करने के लिए गए, आपको कुछ इरेगुलरिटीज मिला. आप बोलते हो मैं इनको पॉइंट आउट करूंगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में. विजय वाला बोलता है अरे बैठ ना, तेरे को IPL देखने का शौक है ना, मैं दिखाता है, स्टेडियम में चल के दिखाता है. आप बोलते हो नहीं. राइट. फिर वो बोलता है कि देखो दीपिका पादुकोण भी वहां पर होगी उस बॉक्स में. राइट. वो जो फैन बॉक्स होता है उसके अंदर तेरे को मैच दिखाते हैं. आप बोलते हो नहीं. फिर बोलता है अरे आफ्टर वो जो पार्टी होता है, आफ्टर पार्टी जो रहेगा मैच पार्टी, उसमें भी तेरे को भेजूंगा पूरे टीम के साथ. कहीं ना कहीं आप पिघल जाते हो, फिर आप भी बोलते हो उला ला लो उले लो. राइट. सो ये नहीं होना चाहिए. सेम वे कल्चर काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करता है पीयर प्रेशर. आपके ऊपर कितना ज्यादा पीयर प्रेशर है. राइट. ये बहुत जाएगा. पीयर प्रेशर क्या होगा, इट कैन बी योर परफॉर्मेंस प्रेशर. करेक्ट. आपको इन्वेस्टर्स को बताना, सी VG सिद्धार्था, डू यू ऑल नो अबाउट VG सिद्धार्था? CCD का ओनर जो अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर. राइट. विजी सिद्धार्था के ऊपर यही तो बात किया था. विजी सिद्धार्था के जो सुसाइड लेटर था उसमें उन्होंने यही तो बताया था दैट आई कैन नॉट सस्टेन द प्रेशर विच इज बिंग एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द इन्वेस्टर्स देयर. तो ये पीयर प्रेशर भी आपके कल्चर को काफी बताता है. अगर आपके ऊपर काफी ज्यादा पीयर प्रेशर होगा तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप बोलते हैं ना 1 2 का 4 4 2 का 1 करोगे फिर आप. राइट. सो ये पीयर प्रेशर भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को. देन ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पॉलिटिक्स. करेक्ट. ये आपको वर्कआउट करेगा. सो ऑल दीज सोशियोलॉजिकल फोर्सेस, सम ऑफ विच ऑपरेट क्वाइट सटली, combine to define the organizational culture, beliefs, practices that become embedded in the company's culture and originate anywhere from one influential individual, work group, department or division from the bottom of the organizational hierarchy to the top. So ऊपर से लेके नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है. एंड इवन फ्रॉम बॉटम टू अप कैसे भी यहाँ पर. राइट. फिर आप देखो frequently a significant part of the company's culture emerges from the stories that are told over and over again to illustrate the newcomers the importance of certain values, beliefs and ways of operating. आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो वो 15 डेज, एक हफ्ता आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें दे गेट यू एक्वेंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन पूरा. यस और नो? आप एक और चीज देखो,
कभी खुशी कभी गम देखा क्या मूवी? एक क्राइम पेट्रोल, तूने भी देखा कि नहीं? कभी खुशी कभी गम हाँ हाँ देखा ना? नाम क्राइम पेट्रोल। हाँ हर्ष, ओके चलो। सर नहीं देखता क्राइम पेट्रोल, वो तो मीम्स भी बहुत आते हैं उसके, इसके लिए पता है। आज अच्छा से उसके तेरा लिए नाम पता। क्राइम पेट्रोल। नहीं वो नहीं क्राइम साउदर्न पेट्रोल, इंडिया के भी कितने भी मीम्स आते हैं, कवर भैया कर और रहा है सब, भाभी। कवर कर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे खिंचाई नहीं करते, ठीक कोई है। नहीं, देखना चाहिए, कोई बात नहीं, देख सकता है तो। आप देख ले, कल से देखो क्राइम पेट्रोल बुलाएंगे हम लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रखो यार, काहे का क्राइम पेट्रोल ठीक है ना। हर्ष बोले उनका भी तो सर ऑडिट तो करना ही होता होगा राइट, एनीवे आप देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, सी आई टेल यू। उसमें अगर आप नोटिस करो तो जब शाहरुख खान वो वापस आ जाता है, आई थिंक यूके ना कहाँ से वो वापस आ जाता है, उसके बाद वो अमिताभ बच्चन उसको कैबिन में लेकर जाता है और वो अपने पापा की फोटो दिखाते हैं, देखते हैं, वो हाथ फोल्ड करके बताता है कि he was a great man, he was legend, he used to do this, he used to do that. Exactly goes here also. जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ज्वाइन इन करते हो तो आप स्टोरीज बताते हो। इवन आई थिंक दिस मूवी बाजार मूवी के अंदर भी अगर आप देखो तो जब वो जो हीरो हाँ बिल्डिंग सर। उसको देखते हो, वो राधिका आप्टे पूरे ऑफिस में लेकर ले जाती है, यहाँ पर जाना, ये ऐसा है वो वैसा है, राइट। सो एवरीथिंग ये आपका कल्चर के बारे में बताता है। कितनों ने वो देखा है सूट्स? कौन कौन देखता है? 4 सीजन देखा है सर। 4 सीजन देखा। उसमें आप देखो जब माइक रॉस ऑफिस को ज्वाइन करता है तो रेचल उसको ऑर्गेनाइजेशन पूरा घुमाती है, राइट। हाँ सर। इट इज अगेन द सेम थिंग, फिर वो राइट। उसको ही पटा लेता है। कितना खुशी हो रहा है, मतलब देख तुझे सर कुछ नहीं गंदे मिल हर रहा है। चीज में खुश है। हाँ भाई सही बात है चलो आप ये देखो, सो सूट्स के अंदर भी अगर आप देखो तो वहां पर भी क्या रहता है, तो कल्चर यहीं से आपका डेवलप होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एग्जाम में अगर आप चेक करो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, दैट कल्चर इज एन एलाई और ऑब्स्टिकल। ये कई बार एग्जाम में यही पॉइंट में आपको सर्च कर रहा था। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में कई बार ये रिपीट करते हैं। सो एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज आइदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर और एन ऑब्स्टिकल टू द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। The belief, vision, objective, and the business approaches and practices underpinning a company's strategy may not be compatible with the culture. करेक्ट। तो यहाँ पर वो वाला वर्क हो जाता है कि आपका जो बिलीफ और ये सब है वो कई बार मिसमैच कर जाता है। व्हेन दे आर कंपैटिबल, आप सिंपल देखो, ये लाइन आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वेदर इट इज एन एलाई, एलाई मतलब फ्रेंड, करेक्ट। अभी जैसे हम क्या बोलेंगे, पाकिस्तान का एलाई है चाइना, करेक्ट। फिर अपना ये तुर्की, करेक्ट। बट अभी इंडिया के एलाइज कौन है? यूएस, सऊदी अरेबिया भी इंडिया का एलाई बन गया, करेक्ट। भूटान। फ्रांस, जापान, करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया, इसराइल। इसराइल, ये सारे एलाइज बन गए। सो आप यहाँ पर एलाई है या ऑब्स्टिकल है, मतलब वो आपको हेल्प कर रहे हैं या आपके लिए बाधा क्रिएट करते हैं। तो अगर आप चेक करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पर ये लाइन दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिलीव्स है, उसका जो विजन है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो बिजनेस अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जिससे कि कंपनी का पूरा स्ट्रेटेजी जो बन रहा है, अगर वो आपके कल्चर से कंपैटिबल नहीं हुआ तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्स्टिकल। और वो कर गया मतलब मैच कर गया तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? एलाई। डज दिस मेक सेंस? Does this make sense? Your belief, your vision, the objective, the business approaches and the practices, अगर वो आपके कल्चर को मैच कर जाता है, इन दैट केस वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एलाई। और अगर नहीं तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्स्टिकल। इसको आप सिंपली ऐसे याद करो, मैं उसको देख लेता, ये तो उसूल उसूल बीच में आ गए मेरे, राइट। वो आप देखते हो इंसान पिटने वाला होता है तो फिर क्या बोलता है, यार वो तो मैं उसको पीट देता लेकिन इसलिए नहीं पीटा, वहां पे वो बच्चे वगैरह थे, अच्छा लगता है क्या बच्चों के सामने ऐसे मारना, करेक्ट। सो बहुत सारे मूवीज में आपने इस तरह से देखा होगा सीन, राइट। सेम गोज हियर आल्सो, दैट अगर कोई ऐसा आपके जो कल्चर है वो आपको रोक रहा है, ठीक है, इन दैट केस इट इज योर ऑब्स्टिकल। अगर वो नहीं रोक रहा है, इफ इट इज अलाइंड विथ योर beliefs, vision, objective and approaches and practices, then it is what? Then it is an ally. So when they are compatible, correct, when they are compatible, the culture becomes valuable ally in strategy implementation and execution. But when the culture is in conflict with some aspects of the company's direction, performance target or strategy, the culture becomes a stumbling block, matlab it becomes an obstacle for the implementation and execution. आप बताओ, this is clear?
ये एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप सिंपली इसको इस तरह से लिखोगे. देन यू हैव दिस रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन. दिस इज अगेन अ बेसिक पार्ट विच यू कैन रीड. करेक्ट. रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, ये आप एक बेसिक रीडिंग यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पर. राइट. अब एक आता है कि स्ट्रेटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट, ये आपको यहाँ पर चेक करना है. ठीक है. अब अगर आप इसमें देखो कि अगर स्ट्रेटेजी में और कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसके क्या आपको नुकसान हो सकते हैं. दिस वर्ड मीन्स द डेंजर. उसके क्या नुकसान हो सकते हैं. सो देखो, व्हेन अ कंपनीज कल्चर इज आउट ऑफ सिंक, सिंक मतलब इट इज नॉट अलाइंड. ओके, it is not aligned with what is needed for strategic success, the culture has to be changed as rapidly as managed and as can be managed. Of course, it presumes that one or more aspects of the culture are out of the whack rather than the strategy. So, जैसे हम बताते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष. करेक्ट. अब वो बातें भी नहीं रही तो वो वसूल भी नहीं रहे. आपने सुना ऐसा. राइट. तो ये वैसा ही बात करता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ज्यादा मिसमैच कर जाता है आपके स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुअली आपको अपने स्ट्रैटेजी को चेंज, स्ट्रैटेजी को तो क्या, आप बेसिकली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को जो कल्चर है उसको चेंज करते रहना पड़ेगा. अदरवाइज इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू. व्हाइल करेक्टिंग स्ट्रैटेजी कल्चर कॉन्फ्लिक्ट कैन ओकेजनली मीन revamping the strategy to produce cultural fit, but it can also be. So basically यहाँ पर इसका ये बात कर रहे हैं, it is basically balancing out between the strategy and culture. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर समय आपको कल्चर को ही चेंज करना है. कई बार आपको स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ इट आपको यहाँ पर क्या रहेगा, you'll have to see what needs to be revamped और ये मिसमैच क्यों है. ठीक है. तो देखो वापस से इसको रीड करते हैं. while correcting strategy culture conflict can occasionally mean revamping the strategy to produce cultural fit. More usually it means revamping the mismatched culture. ठीक है. जहां पर भी आपका कल्चर मिसमैच कर रहा है, to produce the strategic fit. तो ये वर्ड आपको यहाँ पे देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि हर समय खाली कल्चर को चेंज करना है, बट आपको ये देखना है कि मिसमैच्ड कल्चर क्या है, आपके स्ट्रैटेजी से कहां पर वो मिसमैच हो रहा है, उसके हिसाब से फिर आप वर्कआउट करोगे. सो द मोर entrenched and mismatched aspect of the culture, the greater difficulty will be for the implementing a new and different strategies until a better strategy culture alignment emerges. जितना ज्यादा strategy और culture के बीच में गैप होगा, जितना ज्यादा वो मिसमैच रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, डिफिकल्टी होगा स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. अ साइजेबल एंड प्रोलॉन्ग्ड कल्चर कॉन्फ्लिक्ट वीकन्स एंड मे इवन डिफीट द मैनेजरियल एफर्ट्स टू मेक द स्ट्रैटेजी वर्क. ये आप ध्यान रखना. प्रोलॉन्ग मतलब कंटिन्यूसली. तो बार बार अगर आपका कल्चर और आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन बार बार अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, तो इन लॉन्ग रन में हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट नहीं करे. इसीलिए आपको क्या वर्क क्रिएट करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन द स्ट्रैटेजी एंड द कल्चर. ठीक है. ये वाला पार्ट अगर आप रीड करोगे तो भी आपका वर्कआउट हो जाएगा, दिस वाले पार्ट को. अब हम ये देखते हैं चेंजिंग अ प्रॉब्लम कल्चर. ये वाले पार्ट को देखो, अनटच्ड है, एग्जाम में अभी तक ये आया नहीं है. अब अगर आपको जो आपके कल्चर में प्रॉब्लम है, हमने जस्ट अभी जो यहाँ पर डिस्कस किया कि आप कल्चर को फिर मिसमैच कल्चर को चेंज करो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे. अगेन सेम चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. फर्स्ट स्टेप आपका जो रहेगा, दिस विल बी व्हाट, डायग्नोस विच फीचर्स, मतलब विच फीचर ऑफ द प्रेजेंट कल्चर आर स्ट्रेटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट. सबसे पहले तो ये पता करो कौन कौन है यहाँ पे जो आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है. देन मैनेजर्स हैव टू talk openly and forthrightly to all concerned person about those aspects of the culture that have to be changed. तो बेसिकली डायग्नोसिस का ही बात कर रहे हैं. The talk has to be followed swiftly by visible aggressive actions to modify the culture action that everyone understands and are intended to establish new culture more in tune with the strategy. Okay. अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको ensure करना पड़ेगा. So this will have to, you'll have to modify the culture action that everyone will understand and are intended to establish
a new culture more in tune with the strategy. The menu of culture change action includes, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? You'll have to revise the policy, right? This is the second point. Then what needs to be done? What needs to be done? You need to revise the policies and procedures in a way that will help drive culture change. You have to alter incentive compensation. करेक्ट, एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि तब एक्सेप्टेंस ज्यादा जल्दी आता है. विजिबली प्रेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पीपल हु डिस्प्ले द न्यू कल्चरल ट्रेट्स, करेक्ट, जो अलाइन कर रहे हैं. रिक्रूटिंग एंड हायरिंग न्यू मैनेजर्स, एम्प्लॉयज हु हैव डिजायर्ड कल्चरल वैल्यूज, करेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, दे आर मोर अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर द डिजायर्ड कल्चरल बिहेवियर, रिप्लेसिंग द की एग्जीक्यूटिव्स हु आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द ओल्ड कल्चर. देखो आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हो मूवीज के साथ में. आप देखो बहुत सारे वो मूवीज में नहीं देखते हो जो सीनियर होता है उसको चेंज कर देता है. आप चेक करो दैट मूवी शिवाजी द बॉस, उसमें देखते हो वो एक मंत्री होता है जो शिवाजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कि हाँ तुम वो स्कूल बनाओ, शिवाजी फाउंडेशन और को बनाओ. फिर वो देखते हो वो गुंडा स्वामी जो रहता है वो बोलता है कि नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो रातों रात सरकार बदल देता है. आपने देखा गर्व मूवी, अगर आपने देखा उसमें भी देखते हो वो होम मिनिस्टर उसको बोलता है कि चल तुम मारो, शूट आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुंडों को एनकाउंटर करो. फिर वो दूसरा वाला आता है वो बोलता है ना कि देख अब तेरी तो सरकार गई, नया सरकार आता है, फिर वो नया पॉलिसीज वगैरह को ले आते हैं. सेम गोज हियर एज वेल कि आप क्या करो, एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर करो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नए कल्चर के साथ ज्यादा अलाइंड है, और जो ओल्ड कल्चर के साथ ही एसोसिएटेड है उनको फिर रिप्लेस करते जाओ. एंड टेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट राइट टू द एम्प्लॉयज द बेसिस फॉर द कल्चर चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल हैव टू कम्युनिकेट द बेसिस फॉर द कल्चरल चेंज. आप ये चेंज क्यों कर लेकर आ रहे हो, व्हाई इज दिस चेंज गेटिंग इंट्रोड्यूस, रैशनल अगर आप बताओगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा. एंड देन also discussing the benefits of all the concerned changes. Now implanting the need culture building values and behavior depends on a sincere sustained commitment by the chief executive coupled with extraordinary persistence in reinforcing the culture at every opportunity through both words and deed. So neither charisma nor personal magnetism is essential. However, personally talking to many department groups about the reason for change, ये देखो ये आ रहा है, personally talking to many departmental groups about the reason for change is essential. Organizational changes are seldom accomplished successful from an office. आपको जाकर क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे सबसे बात करना पड़ेगा और उनको नीड समझाना पड़ेगा. Then essentially this communication is very very essential here. Moreover, creating and sustaining a strategy supportive culture is a job for the whole management team. Now, major cultural change requires many initiatives from many people. Senior managers, ये देखो, major cultural change will require initiatives from many people. So, senior managers, departmental heads, middle level managers will have to reiterate values. Reiterate values मतलब reconnect, आया रीसेट जिसको हम बोलते हैं. रीआइट्रिएट का करेक्ट एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, लेट मी जस्ट लुक इट इन द डिक्शनरी. मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूं इसका. रिपीट, रीआइट्रिएट मींस रिपीट, करेक्ट, you'll have to repeat the values. And translate the organization's philosophy into everyday practice. In addition, for the culture building effort to be successful, success strategy implementators must enlist the support of the first line supervisor and employee union leaders, convincing them of the merit. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर आप फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर और एम्प्लॉय ओपिनियन लीडर्स जो आपके यूनियंस वाले जो रहते हैं उन लोगों को अगर आप कन्विंस कर दो अबाउट द मेरिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड एनफोर्सिंग द कल्चरल नॉर्म्स, तो आपका काफी इजीली आप बाकी पूरे टीम को कम्युनिकेट कर दोगे. सो अंटिल अ बिग मेजॉरिटी of the employees join to the new culture and share the emotional commitment to the basic value and behavioral norms, there is considerably more work to be done in both instilling a culture and tightening a strategy cultural fit. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले कम्युनिकेट करके सबको समझाना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव टू वर्क इट आउट। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि फॉर्मली आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ता है सब लोगों के साथ, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव इट, राइट? सो दिस गोज हियर। सो द टास्क ऑफ मेकिंग culture supportive strategy is not a short term exercise, it is a long term exercise. ध्यान रखना, this sentence can come as a comment. ये आपको एक कमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, और अगर कमेंट वाला क्वेश्चन आया तो आपको पूरा पूरा पार्ट बताना पड़ेगा। ध्यान रखना, दिस कैन बी 5 marks comment question, right? Then it takes time for the new culture to emerge and prevail, correct? It's unrealistic to expect it overnight transformation. The bigger the organization, जितना बड़ा organization उतना ज्यादा आपको culture shift में टाइम लगेगा, क्योंकि उतने ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस रहेंगे आपको जिनको मैनेज करना होगा। इन लार्जर कंपनीज चेंजिंग कॉर्पोरेट कल्चर in significant way can take up to 2 to 5 years. In fact, it is usually tougher to reshape a deeply ingrained culture that is not strategy supportive than it is to install a strategy supportive culture from scratch in a brand new organization. तो ऑलरेडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पर्टिकुलर तरीके से काम हो रहा है, उसको चेंज करने में आपको काफी ज्यादा मेहनत लगेगा, रादर देन एक नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को स्टार्ट करने में, राइट? हम जैसे बताते ना कि आदतें अगर हमारी शुरू से वैसी रह गई, then it will become very difficult to change in long run. But अगर शुरू से आपकी आदतें सही, तो you can continue with that. So same thing goes here. And with that, I have packed up my portion as far as your strategic management is concerned. I hope मैंने आप लोगों को convincingly SM पढ़ाया, because लगता तो ऐसा है। रेस्ट फीडबैक आप लोग ही दे पाओगे, एंड अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दिया। आई रियली एंजॉय टीचिंग योर बैच अ लॉट, करेक्ट? क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा था, आप लोग शुरू में आंसर्स लिख कर भी दिखाए। अभी भी आप लोग वो अप्रोच रेडी रखना। कोई भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, प्लीज प्रैक्टिस इट इन राइटिंग, बिकॉज जब तक आप राइटिंग में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं आपको बता रहा हूँ एसएम आपको इजी लगेगा, बट स्कोर करने में प्रॉब्लम आ सकता है। सो जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। 5 पेपर्स हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं, आरटीपी भी हमने सारा कवर कर लिया। 5 अटेम्प्ट का आरटीपी, 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स को हमने कवर किया है, प्लस पिछले अटेम्प्ट्स के जो प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड ऑल थे, मैंने वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। सो आई सपोज we have done considerable part. We have spent somewhere around 50 hours in classroom, you know, learning about strategic management. हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेकर कवर किया है। जस्ट प्रैक्टिस। आपको जहां पर भी लगता है सर वी नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, जस्ट रिमेंबर यू नो आई एम जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। अब सिर्फ व्हाट्सएप मुझे करो, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्लीज प्रैक्टिस इट इन राइटिंग। जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, राइट? थ्रू आउट द क्लास you all were very cooperative, very participative, and that's the best part, you know, was there in your batch. और मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि अगेन जैसे बोलते हैं ना, रिवॉर्ड शुड बी गिवन इन पब्लिक। सो बिकॉज अगेन जैसे मैंने बताया कि एसएम में बहुत ज्यादा एक मेरे ऊपर प्रेशर था, बिकॉज फेस टू फेस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का कई बार अजीब सा रिस्पॉन्स आ जाता था। सो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू manage that, and technically I had said no to this batch. आप लोगों के बैच को मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे, but then circumstances ऐसे हुए, COVID and everything, I continued with the batch, पढ़ाया, और आप लोगों ने response उस हिसाब से किया। So indeed it is a win-win situation. Thank you to you guys as well for being such a wonderful student, right? So that's it from my end. Take care. Bye bye. Thank you, sir. और हमारा थियोब्रामा का केक इज स्टिल ड्यू। सो प्रोबेबली जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, सब लॉकडाउन वगैरह सब वर्कआउट हो जाते हैं, थिंग्स गेट रिज्यूम टू नॉर्मल, देन वी विल बी, you know, we'll meet at Prime Vision only for that Theobrahma ka cake. Okay, so that's it. Bye bye. Okay. Take care. Bye, sir. Yes.